बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। कल से एक सिलसिला चला हुआ है और इस वक्त जो एक हैजान खेज हंगामा बरपा है सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। अगर आप दिन पीछे जाएं तो इस्लामाबाद के मारूफ यूट्यूबर हैं असदूर साहब और रिपोर्टर हैं। उनके ऊपर एक हमला होता है, उनके घर पर जाकर, उनके फ्लैट पर जाकर एक हमला किया जाता है जिसमें उनका एक कोहनी टूट जाती है और काफ़ी चोटें वगैरह आती हैं। उसके बाद कई जो सहाफ़ी तंज़ीमें हैं उनकी जानिब से उनकी हमायत का ऐलान कर दिया जाता है। फिर जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी उनकी हमायत और उनके साथ इज़हार यकजहती के पैगामात आना मौसूल होना शुरू हो जाते हैं। कल एक इसी सिलसिले में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से इस्लामाबाद में एक एहतजाज की कॉल दी जाती है जिसमें पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी जो हैं वहाँ पर शिरकत करते हैं, जिनमें हामिद मीर, आसमा शराज़ी, मुनीज़ जहांगीर और दीगर जो सहाफ़ी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और दीगर सहाफ़ी तंज़ीमें भी वहाँ मौजूद होती हैं। वहाँ पर हामिद मीर साहब कुछ इस तरह की बातें करते हैं। उनके 2 क्लिप्स जो हैं वो कल रात से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में यकीनी तौर पर आपने देखे ही होंगे, वरना नहीं तो ट्विटर और फेसबुक पे हर दूसरे बंदे ने वो लगाए हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि कल रात को ट्विटर के ऊपर आईएसआई जिंदाबाद का एक जो ट्रेंड है वो टॉप ट्रेंड्स में आ गया। फिर उसके बाद आज सुबह ही हामिद मीर को गिरफ्तार करो, अरेस्ट हामिद मीर, ये 2 ट्रेंड्स जो हैं वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड्स पर रहे। तो आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने साथ दावत दी है। मुनीर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। तो मुनीब भाई ये बताएं ये क्या मामला है, आप किस नजर से देखते हैं, ये कैसे मामला हल हो सकता है, सहाफत और रियासत और सियासत? देखें, सहाफ़त, रियासत और सियासत तो अगर सबको साथ-साथ चलने दिया जाए, बल्कि किसी को भी आप अपने साथ चलने दें, आप अपनी कुछ ऐसी हदूद, क़यूद का तयन कर लें, तो मामलात हल हो जाते हैं। मसला ये है कि थोड़े बहुत हर तरफ से जो है वो लाइन क्रॉस होती रहती है, और फिर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ के नतीजे में ये चीज़ें फिर सामने आती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में गुज़श्ता 60 साल से सियासत जो है वो कोई आसान काम नहीं है। सॉरी, सहाफ़त जो बड़ा तकलीफ़ और मुश्किलात और सब्र आज़मा काम है। जो नस्ल 60 की दहाई की है, जो आज अपना 60वीं सालगिरह मना रहे हैं, अगर आप उस नस्ल से पूछें तो वो बहुत से चीज़ों के चश्मदीद हैं और बहुत सी जो है वो उन्होंने मसाइब का सामना किया है। वो नस्ल शायद 60 की दहाई में तो उन्होंने बड़े अयूब खान के मार्शल लॉ को तो बड़े बचपन में भुगता होगा या देखा होगा, उनके साथ शायद कोई ऐसी यादें वाबस्ता ना हो, लेकिन ज़िया-उल हक साहब का मार्शल लॉ जो था उनका, उनमें वो सामने रहे। लाइव जो है वो तो सबके सामने है कि किस तरह मीडिया पे पाबंदियाँ भी लगी, चैनल भी उन्हीं के दौर में बने और फिर उन्हीं के दौर में बंद भी हुए और किस तरह मीडिया ब्लैकआउट्स होते रहे। तो ये तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 60 साल में तो बहुत मुश्किलात रही हैं सहाफ़ियों को ओवरऑल। तो यही बात मैंने लिखने की कोशिश की थी कि बाज़ चीज़ें होती हैं वो इंसान पढ़ता है कहीं से, तारीख़ की किताबों से, पाकिस्तानी सियासत की तारीख़ से जानता है, लेकिन बाज़ चीज़ें आँखों देखा हाल होती है। मतलब जो चीज़ें मैं आज देख रहा हूँ, मैं कल को मेरे लिए वो तारीख़ तो होंगी, लेकिन वो हक़ाइक़ होंगे। वो कोई अफ़साना या कहानी नहीं होगी। इसी तरह इन सहाफ़ियों ने जो 80 की दहाई में देखा और जो 2000 की दहाई में देखा, या जो अयूब खान के मार्शल लॉ में उससे पहले 60 की दहाई में देखा, कुछ लोगों ने तो वो हमारे लिए शायद किसी हद तक अफ़सानवी चीज़ें हों और हम उसको उस तरह ना लेते हों, लेकिन इनके लिए वो हक़ाइक़ है और वो जब हक़ाइक़ को देखते हैं और वैसे ही मिलते-जुलते हक़ाइक़ बार-बार सामने आ रहे हैं और हालात व वाक़यात ऐसे ही हैं कि जो उन्हीं हक़ाइक़ से मिलते-जुलते नताइज दे रहे हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। सहाफ़ी भी इंसान है, तो इस जज़्बात में आके कुछ ना कुछ कम-ज़्यादा लिखा और सुना और बोला जाता है। तो ये इंसानी ख़सलत है। इंसान ने आकर वो सब जब ऐसे मामला देखता है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। अच्छा, ये एक जो चीज़ हमें नज़र आती है बड़ी वाज़ह तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे आसान काम है वो है कि गद्दारी के तमगे बाँटना। तो इसको किस तरह देखती हैं कि जिस तरह आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान में ही है, आपने पले-बड़े यहाँ पे हैं। तो ये आपको किस तरह लगता है कि बाहर के ममालिक में भी इसी तरह चलता है कि आप किसी को जब दिल करे गद्दार कह दें या जो भी मामला है? अच्छा, मुझे इस मामले में ना बड़ा एक ज़बरदस्त बात याद आ जाती है।
अब जो है ना गद्दार कहना वो बेसिकली कोई वो गद्दारी नहीं है इटसेल्फ, जिस तरह की कोई हम्म, नावलों या कहानियों में जासूसी पढ़ा करते थे कि फलां गद्दार मुल्क में दाखिल हुआ। आजकल के दौर में जो गद्दार कहा जाता है वो एक टाइप ऑफ गाली है। किसी को माँ बहन की गाली ना निकालो, उसे गद्दार बोल दो। तो ये गद्दार को ज्यादातर इस तरह बड़ी आप समझ ले सोफिस्टिकेटेड गाली दी जाती है। बाकी ये चीजें तो जो है वो देखें, गद्दार कोई भी नहीं होता। जो गद्दार होते हैं वो इस तरह सामने नहीं आते होते। गद्दारों का काम ऐसे बरमला या बांगे दोहल बातें करना नहीं होता। वो छुप के वार करते हैं और उनका पूरा एक डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होता है। हमारे यहाँ मसला क्या हुआ कि जब लोगों के यहाँ थोड़ा बहुत शऊर या इल्म की कमी होती है तो वो इस किस्म की बातों से या इस किस्म की अलकाबात से अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। मसलन ये बात अब मेरे नहीं ख्याल कोई कहने में आ रहा होगा कि हामिद मीर साहब के वालिद के बारे में बात मशहूर करवा रखी है कि वो गद्दार थे। अब ना 70 की दहाई में मैं जवान था, ना आप पैदा हुए थे, ना मैं था, हम में से बहुत से नहीं थे। तो हमने फेसबुक पे पढ़ा यार छोड़ो ये हामिद मीर तो है ही गद्दार का बेटा। ना हमने कोई ऐसी कोई किताब पढ़ी होगी सकूत ढाका पे, ना वो तो बस कह दिया बात और बात। तो ये चीजें जो है स्लैंग बन जाती हैं, एक बात से बात चलती रहती है। बाहर के मुल्कों में सच ऐसे रिवाज नहीं होते क्योंकि अगर हुकूमतें मजबूत हों तो ऐसी आवाज़ें इंजॉय करने वाली होती हैं। अगर कोई ऐसी इख्तलाफी आवाज़ें हों, इंजॉय इन अ सेंस कि आप उनसे सीख भी सकते हो, और अगर आपको लगता है कि वो आवाज़ें इतनी बेवकूफ़ हैं तो आप उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बहरहाल अब मुल्क के अंदर गद्दारी बिल्कुल आप के ठीक कह रहे हैं। अगर ये आपकी बात को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो फिर तो नोम चॉम्स्की अमेरिका का सबसे बड़ा गद्दार है। जिस तरह की वो तनकीद करता है और जिस तरह की वो रियासत के मुकाबले में वो नजरियात लेकर आता है सामने। लेकिन हमने तो गद्दारों की फिर फहरिस्त बड़ी लंबी कर दी ना, और ख़ास तौर पे फातिमा जिन्नाह के बाद तो फिर गद्दार होना कोई गाली नहीं रही, या वो कोई मतलब इन अ वे कोई नेगेटिव बात नहीं रही। फिर लोगों को ये लोग उसको कबूल करने लग गए कि चले ठीक है, अगर इस स्टेचर का लीडर जो है उसको किसी ना किसी हवाले से भी गद्दार करार दिया जाता है तो ठीक है। वो फिर उसके बाद सिलसिला है चल सो चल, एक के बाद दूसरे गद्दार आ रहे हैं, और गद्दार कोई भी नहीं है और सभी गद्दार हैं। अच्छा, ये जो थिन लाइन है ये कहाँ पर क्रॉस होती है आपको दिखाई दे तो? ये जो अब इंतशार की एक कैफियत चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, जो सहाफी हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, वो आप कोई भी सोशल मीडिया साइट पर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो बहस मोबाइल से। सुबह से मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ डिफरेंट, क्योंकि मेरा तो ज्यादा सहाफी ग्रुप से ताल्लुक है, तो वहां पर बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। कोई किसी ने कोई साइड ली हुई है, किसी ने कोई साइड ली हुई है, और जिनकी साइड्स ली हुई है ज्यादातर लोगों को उनको पता भी नहीं होगा कि हमारी साइड पे कौन कौन खड़ा है। अच्छा, ये बड़ी सोशल मीडिया की बड़ी दर्दनाक बात है कि मैं और आप तो लड़ पड़ेंगे, लेकिन जिनके लिए लड़ेंगे उनको हमारा नहीं पता कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। मतलब हम एक ऐसी आर्मी है जो जिसको पता ही नहीं जिसके लिए हम लड़े वो हमें नहीं जानते। अपने वो फौजियों से लाइलम है बिल्कुल के लिए। तो ये जो है ना बड़ी थिन लाइन दोनों दोनों तरफ होती है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सहाफ़ी भी आखिर इंसान है, और बहुत से सहाफ़ी जो है वो जो हकायक जानते हैं, जिन्होंने हकायक देखे हैं, जिनके सामने वाक़यात रूनुमा हुए हैं और जो हो रहे हैं। मतलब कोई अगर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है तो वो बहुत सी चीज़ों का चश्मदीद है। वो जज के सिर्फ रिमार्क्स नहीं देख रहा, वो सुन रहा, वो उनके चेहरे भी पढ़ रहा है, उनके तासुरात और उस लहजे को भी नोट कर रहा है। तो किस जज का क्या लहजा है या किसने क्या बात की, तो वो उस हिसाब से भी इंटरप्रेट करता है चीज़ों को। तो बहुत सी चीज़ें जब इस तरह सामने आती हैं तो लोग इंसान साफ़ी सब फ्रस्ट्रेट होते हैं, और कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसी थिन लाइन क्रॉस हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, या उससे बेहतर अंदाज में भी बात कही जा सकती है। तो हो जाती है इस इंसान के एंड पे। दूसरा इदारों के एंड पे भी चीज़ें हो जाती हैं। इदारों का भी जो स्ट्रेचर है, या इदारे जिस तरह जो मुल्क के इदारे होते हैं, उनको इतना छोटा दिल नहीं होना चाहिए कि XYZ सहाफ़ियों के ऊपर वो कुछ करते फिरें। वो देखेंगे जी फलां ने क्या कहा, या फलां यूट्यूबर क्या कह रहा है, या फलां अदारों को नहीं है इतना, ना ही इस किस्म की उनको छोटी-मोटी बातों पे इतना बहुत ज़्यादा भड़कना चाहिए। तो ये उनको दिल बड़ा करना चाहिए, और बुनियादी तौर पे सहाफ़ियों को भी बेहतर करनी चाहिए, अंदाज़ में अपनी तर्जमानी करनी चाहिए। लेकिन वही मसला है कि चूँकि इंसान है, मैं वही कहता हूँ जज़्बात रियासत या रियासती इदारों के जज़्बात नहीं होने चाहिए, उनको अक्ल और फ़हम
और तदब्बुर से फैसला करना है, जबकि इंसान है लग्ज़िश जज़्बात आ जाते हैं। तो मेरे नज़दीक ये सहाफ़ी की हद तक एक एक इंसान की हद तक ये काबिल फ़हम है, लेकिन इदारों की हद में ये नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग बैठ के एक इदारा बनाते हैं, तो उनको किसी न किसी को न्यूट्रल करना चाहिए जज़्बात को। अच्छा मुनीब ये बताएँ इस सारे मामले के अंदर आपको हुकूमत कहाँ नज़र आती है? पहले चले हम देखते थे गुज़िश्ता अदवार के अंदर किसी सहाफ़ी पर हमला हो जाता था तो जो हुकूमती वज़ीर हैं, हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो सहाफ़ियों के साथ आके खड़ा होते थे। जो सहाफ़ी तंज़ीमें हैं उनके साथ आकर खड़ा होते थे। अब हम देख रहे हैं कि वो फवाद चौधरी साहब नए-नए ताज़ा दोबारा से वज़ीर इत्तलात लगे हैं। उन्होंने एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने कई लोगों को सहाफ़ी मानने से इनकार कर दिया। और बाकी जब ये सारे सवालात किए गए कि आपके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, तो उसके ऊपर वो उनकी लॉजिक थी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स चल रहे हैं, बड़े मीडिया अखबारात चल रहे हैं, तो ये आप क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, जहाँ तक हुकूमत की बात है, तो हुकूमत तो बहुत से मामलात में नज़र नहीं आती। हुकूमत तो मर्ज़ी के मामलात में नज़र आती है और कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, फिर हाइबरनेट हो जाते हैं। और चूँकि वो अब गाय और टाइम वो मुर्गियों वाले मामलात में नज़र आती है आ ज़्यादा जाती है। या फवाद उर्तुगल चौधरी का गाज़ी। जो हालिया इंटरव्यू है, उस पे तो मैं इतनी गुज़ारिश करूँगा कि फवाद चौधरी साहब की मैं थोड़ी शख्सियत पे अगर बात करूँ, मैं ऑब्वियसली ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, लेकिन हमसे ये लीडरान बयानात के तौर पे बड़े सामने रहते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ना बड़े उन्होंने उतार-चढ़ाव बयानात में हमें दिखाए हैं और खुद भी देखते रहे हैं। तो कई बयानात इनके बड़े संजीदा होते हैं और कई बयानात बिल्कुल ₹54 किलोमीटर वाले टाइप के होते हैं कि बस बेपरखी उड़ाई और मीडिया अटेंशन ली और बात खत्म हो गई। जिस उन्होंने अंदाज़ से चंद सहाफ़ियों को, तलत हुसैन साहब को सहाफ़ी मानने से इनकार किया, वो इतना जो है दरवेशाना अंदाज़ उन्हीं का ही हो सकता है, और तो कोई नहीं कर सकता। कि मेरा ख़्याल है शायद जब फवाद चौधरी साहब सियासत में नहीं आए होंगे, तो तलत साहब शायद उस वक़्त भी किसी न किसी चैनल पे, बल्कि पीटीवी पे वो शो किया करते थे मॉर्निंग का, और वो सुबह के में आते सवेरे-सवेरे के नाम से। सवेरे-सवेरे के ना। तो इसलिए ये किसी को, आप बिल्कुल आपके मानने या ना मानने से तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक करियर है सहाफ़त में, और उनका एक नाम है, और वो अभी अगर वो सहाफ़ी नहीं है तो उनकी इतनी फ़ैन फ़ॉलोइंग कैसे है, और उनको इतने लोग क्यों सुनना चाहते हैं अभी, हालाँकि वो कई सालों से महज़ यूट्यूब पे चला रहे हैं काम। तो इतनी उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है और वो सारा कोई मामला चल रहा है, लोग उनको सुन रहे हैं तो वो चला रहे हैं, अदरवाइज़ वो कौन कर सकता है? तो ये तो किसी के इनकार करने से किसी का कद-काठ तो नहीं कम हो जाता, वो तो अपना किसी के बारे में शो ऑफ कराता है कि मेरा क्या है। अच्छा या ये यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा-सा आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है, यहाँ पर आईसीसी से रिलेटेड पॉइंट है कि पहले हमने देखा कि जब से ये हुकूमत आई, इसको हुकूमत को जो सबसे बड़ा सपोर्टर था, वो भी मीडिया थे और जो मीडिया पर्सन्स थे इमरान खान साहब के, सबसे ज़्यादा वो फैन भी थे और वो सपोर्टर्स भी थे। पर जैसे इमरान खान साहब हुकूमत में आए, हमने देखा कि बड़े-बड़े एंकर्स जो हैं, उन्होंने अपनी नौकरियों से हाथ धोए। बड़े-बड़े सहाफ़ियों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोए, बड़े-बड़े अखबारात बंद हुए, टीवी चैनल्स जो हैं, वो भी इस दौरे हुकूमत में बंद हुए। जो बहुत ज़्यादा सहाफ़ी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे लाहौर में जिस तरह मैं रहता हूँ, तो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा रेशियो है बेरोज़गार सहाफ़ियों की। मगर जब से ये सोशल मीडिया वाला मामला आया, कुछ लोग वेब के साथ अटैच हो गए, कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए और वो मामला चलना शुरू हो गया और एक तरह से सहाफ़ियों को भी थोड़ी बहुत इस हवाले से एडिटोरियली आज़ादी मिल गई, जो पहले टीवी चैनल्स या अखबारात में नहीं होती थी कि जो वो अपनी बात कर सकते हैं या करना चाहते हैं, वो खुलकर बयान करते हैं। तो क्या एक ये भी वजह हो सकती है कि ये जो इस दौरे हुकूमत के अंदर जो ये हमले हैं कि वो सहाफ़ी कहीं न कहीं वो थिन लाइन जो है वो क्रॉस कर जाते हैं? बिल्कुल, एक तो लाज़मी बात है कि उनको एक ऐसी आज़ादी मिली जो पहले तो अखबार में या अपने टीवी पे प्रोग्राम करना है तो बाकायदा एडिटरशिप और वो है, और अखबार में तो कॉलम तो बाज़ाब्ता तौर पे एडिटोरियल बोर्ड या एडिटर साहब से होकर गुजरता है। और अब तो बल्कि आपने एक नया ट्रेंड देखा होगा कि जो कॉलम मुस्तरद होता है या तरमीमशुदा होते हैं, तो वो ब्लॉगिंग साइट्स पे वो भी मुकम्मल और इज़ाफ़ाशुदा आ जाते हैं। तो इसलिए ट्वीट्स वो भी चीज़, मैंने देखा है जिस तरह कई लोग वो कर देते हैं कि मेरे कॉलम में से ये चीज़ जी, काट ली जी। गई थी। जी, जी, बिल्कुल, वो भी कर देते हैं, और बाकी अगर मुकम्मल कॉलम मुस्तरद हुआ है तो मतलब आ जाते हैं। जिस तरह अब सार आलम साहब का कॉलम आया, ब्लॉगिंग हुँ। साइट पे इरफान सिद्दीकी साहब के कॉलम आ जाते हैं। तो अब तो वो चीज़ तो नहीं रही कि आप किसी पे कदगन लगा सकें। अच्छा, मीडिया को थोड़ा जितना मैं समझ सका हूँ कि बड़ी बेसिक सी बात है कि मीडिया ने अगर आज सुबह से बैठ के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दें,
तो कोई भी चैनल नहीं देखेगा। उसकी वजह ये है कि कोई भी हुकूमत जो है वो मुकम्मल खैर या मुकम्मल शर नहीं होती, वो उस खैर और शर के इन बिटवीन कहीं अपने मामला डेली के चला रहे होते हैं। लेकिन मीडिया ने आपको सारा दिन कैमरे पकड़ के फीते कटते नहीं दिखाना होता। उन्होंने मीडिया का काम है मसाइल और मसाइब को हाईलाइट भी करना, और उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों का। और मेरा ख्याल है उल्टा हुकूमतों को, मीडिया को दाद देनी चाहिए कि वो लोगों के मसाइल को इस तरह सामने लाते हैं कि अच्छा चलो, अगर हमसे कुछ सरफ़े नज़र हो रहा है या हम किसी चीज़ पे इस तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो मीडिया की वसातत से हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ हमारी जो है हुकूमतें, वो तनकीद को, वो कोई भी हुकूमत हो, तनकीद को मस्बत लेने के मूड में नहीं होती। और अभी ये फवाद चौधरी साहब ने तो खैर उनको ही इनकार किया। पहले आप ये भी थोड़ा सा फ़र्क देख लें कि पहले के जो वज़राए इत्तलाआत थे, उनमें परवेज़ रशीद जैसे या कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जैसे या शेरी रहमान साहब या उससे पहले मुशाहिद हसन सैयद साहब, जिनका खुद एक मीडिया बैकग्राउंड या कुछ उनकी वाबस्तगी इल्म किताब कद से काट रही था। है। हाँ, तो उनको बात करने का बेहतर ढंग भी आता था। वो सख्त से सख्त बात नरम लहजे में करने की कोशिश करते थे और बड़े दलाइल से, हालाँकि पीपल्स पार्टी के दौरे घूमने उन सबको याद होगा कि जो सूरत-ए-हाल चल रही थी, लेकिन कायरा साहब टीवी पे आते थे और एक बड़े मुदब्बराना और तहम्मुल से अपनी बात कह के चले जाते थे। लाज़मी बात है, मुल्क के हालात तो नहीं बदलते उनकी बात से, लेकिन कम से कम एक सलीका और एक तरीका तो था बात करने का। तो अब तो वो तरीका और सलीका ही जो है वो मादूम हो गया है। अब तो शायद शरीफाना बात को कबूल ही नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने टाइम दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और हमने मेरे ख्याल से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं और ये इस तरह का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा नशिस्तों की ज़रूरत है कि अगर किसी नतीजे पे पहुंचना हो। अभी तक तो एक ही चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि सहाफ़ियों को भी और जो मुक़्तदर हल्के हैं या रियासत जो है या हुकूमत जो है तमाम को रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन द एंड देखें कि कोई भी एक्शन और किसी भी चीज़ से इंतशार जो है वो इस मुल्क कौम में फैल रहा है। तो मुनीब साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और व्यूअर्स, आप जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।